तो अभी हमने देखा है केमिकल रिएक्शंस कैसे हुई, एक हमने इसका एग्जांपल समझा। और अब आप लोग ये ना समझे कि केमिकल रिएक्शन जो हम लोग करते हैं केवल लैब में ही होती है, केवल स्कूल के लैब के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन हमारे चारों तरफ हर वक्त होती रहती है। नेचर के अंदर केमिकल रिएक्शन लगातार चलती रहती है। कैसे चलती रहती है, आपको कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे फलों का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आपके आसपास जो फल होते हैं वो पकते रहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जब आप अपने घर में दूध को रख लेते हैं गर्मी के मौसम में, तो रूम टेम्परेचर में जब उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, दूध कुछ समय के बाद में फट जाता है। तो वो दूध का जो फटना है, ठीक है, तो दूध का फटना जिसे हम कहते हैं सोरिंग ऑफ मिल्क, वो भी अपने आप में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा दही का बनना, जो दही जमती है कई बार, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जिसे हम कहते हैं, तो दही को जब आप बहुत समय तक दूध को रखे रखते हैं तो कुछ समय बाद वो दही बन जाती है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। खाने का पकना, कुकिंग ऑफ फूड, खाने को आप पकाते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हैं, फ्यूल्स को आप जलाते हैं, जो लकड़ी होती है, कोयला होता है, कैरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, जब आप इसको बर्न करते हैं तो ये भी अपने आप में क्या है, केमिकल रिएक्शन। इन सबको आप बर्न कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस के आपके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो हमारी जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है तो उसमें हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। आपने अपने घरों के आसपास देखा होगा, जो लोहे होते हैं, तो लोहे की जो भी चीजें होती हैं जब आप उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उस पर जंग लगता है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस में चलने वाली क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जो आप स्वयं लैब के अंदर नहीं करते हो लेकिन खुद अपने आप ये रिएक्शंस होती रहती है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, तो आप लोग जानते हैं उस सबके बारे में। तो ये तमाम रिएक्शंस के एग्जांपल हैं जो कि लैब के अंदर नहीं होती, ये ऑटोमेटिक अपने आप होते रहती है हमारे नेचर के अंदर। इसके अलावा हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, हमारी बॉडी के डाइजेशन की प्रोसेस है, ये सब अपने आप में केमिकल रिएक्शंस है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, या ये जो भी चीजें हैं, इनका नेचर और इनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, इनकी जो आइडेंटिटी होती है, नेचर और आइडेंटिटी कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाती है। जैसे मिल्क की आइडेंटिटी चेंज हो गई दूध के फटने से या दही बनने से, या फिर हमने देखा कि ग्रेप की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है उसके फर्मेंटेशन से। ऐसे ही हमारे जो खाने को हम बनाते हैं पहले, और जब वो पक जाता है तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो जब किसी चीज की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसका नेचर चेंज हो जाता है, तो हमने क्या कहा, वहां पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपकी लैब से बाहर, ये हमने आपको नेचुरल एग्जांपल यहाँ पे दिखाई है। अब हम जब जरा बात करते हैं, आपको पता कैसे लगेगा कि रिएक्शन हो गई। भाई बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे होंगे भाई कि आप कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन हो गई, तो बाहर तो चलो हमें दिख रहा है कि खाना पक गया, या दूध फट गया, या दही बन गई, या फिर जो भी हम चीजें कह रहे हैं, खाना हमारा पच गया है, या फिर हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, इसको हम समझ पा रहे हैं। लेकिन लैब के अंदर हमें कैसे पता लगेगा कि आपकी रिएक्शन हो चुकी है। तो केमिकल रिएक्शन के होने का जो हमें पता चलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी हम बात करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी आप दो सब्सटेंस या उससे ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, गैस निकलती है। जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ा था मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न करते हैं, उसको बर्न करने से उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है और उससे क्या निकलती है, गैस। तो वो किसका एग्जांपल है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और जब भी कहीं पे किसी रिएक्शन में गैस निकलती है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो रिएक्शन का पता कैसे लगेगा, जब उसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, जब उससे कोई गैस निकल गई। अब चलो भैया माना गैस नहीं निकलती है, फिर उस कंडीशन में कैसे पता लगाएंगे आप, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके उस बीकर में या उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें भी आप रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट, हिंदी में अवक्षेप भी कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट के बनने से भी आप पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हो गया। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट होता है जो सॉल्युबल नहीं होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता, यानी कि वो कहां बैठ जाता है, उस टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है। तो आप देखते हैं उसके नीचे कोई चीज जमा हो जाती है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवक्षेप। तो कोई चीज अवक्षेपित हो जाती है यानी कि प्रेसिपिटेटेड हो जाती है। प्रेसिपिटेटेड होना मतलब एक ऐसे सब्सटेंस का बनना जो कि लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है। इनसॉल्युबल रिजल्ट हमारे पास जब प्राप्त होता है, इनसॉल्युबल हमारा क्या बनता है, जब प्रोडक्ट बनता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन हो चुकी है। तीसरा जो तरीका पता था, चेंज इन कलर,
हमें रिएक्शन का पता कैसे लगेगा? जब हमारे पास गैस इवॉल्व नहीं होगी, उससे कोई नहीं, अगर प्रेसिपिटेट भी नहीं बनता है, तो तीसरी जो चीज उसमें होगी वो होगा चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज आप सुन लीजिए, K2Cr2O7 हम उसको लिखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है इसका। अब ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन जो होता है, जब हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम इससे पास करवाते हैं, तो उसके पास करवाने से इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि इसकी जो सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो गई है, और ये क्या है, एक नया सब्सटेंस बन चुका है, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं। चौथा तरीका जो है, माना कलर भी चेंज नहीं होता है, तो कलर चेंज ना होने के अलावा और क्या हो सकता है? तो एक चीज और होती है कई बार, चेंज इन टेम्परेचर। कई बार जो सब्सटेंस हम मिलाते हैं, अचानक से उनके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। कई बार उससे हीट निकलने लगती है, कई बार उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। दो तरीके की टेम्परेचर में चेंज आते हैं। कुछ रिएक्शंस क्या करती हैं, कुछ रिएक्शंस को होने के लिए हीट की जरूरत होती है, हमें उसे गर्म करना पड़ता है, वो बहुत हीट को लेने वाली रिएक्शन होती है, तो उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, जो उष्मा का को अपने अंदर क्या करती है, सोखती है। तो जिन्हें ऑक्सीजन की, जिन्हें हीट की जरूरत होती है, तो उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। और एक दूसरे तरीके की रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें क्या करते हैं, हम दोनों सब्सटेंस को मिलाते हैं, अचानक से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, अचानक से बहुत सारी हीट निकलने लग जाती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे चूना होता है, ठीक है ना, तो चूने के ऊपर जब आप पानी को डालते हैं, तो एकदम से क्या होता है, उबलने लगता है, उसमें से बहुत ज्यादा हीट क्या होती है, निकलने लगती है। तो चूने का पानी से जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जो लाइम होता है, उसकी जब आप वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, एक जो हमारा बुझा हुआ चूना उससे बनता है। तो वो जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में हीट बहुत ज्यादा निकलती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चेंज इन टेम्परेचर के दो एग्जांपल मैंने आपको बताया, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ये दोनों तरीके से टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब इनसाइड, थर्म मतलब हीट, हीट का अंदर की ओर आना, यानी हीट को एब्जॉर्ब करना, यानी कि उसका टेम्परेचर कम, मतलब बहुत ज्यादा हीट देने के बाद भी वो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि जब बहुत ज्यादा हीट आप दे रहे हो, तो उस हीट को लेने के बाद वो रिएक्शन कर रहा है। एक वो है जिसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा हीट को बाहर दे रहा है, तो एक्सो मतलब बाहर को, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। और जो पांचवा तरीका माना, आपका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता है। अब और कौन सा तरीका है जिससे आपकी ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आपको पता लगे कि रिएक्शन हो गई है, तो वो है आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, जब किसी चीज की स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट क्या होती है, जो पदार्थ है उसकी अवस्थाएं जो होती है, हम कहते हैं इसे, तो स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कई बार रिएक्शन करते करते जो हमारा लिक्विड था वो अचानक से क्या हो, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके रिएक्टेंट्स को मिक्स होने के बाद में उनकी स्टेट में अगर चेंज आ जाता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंज हुआ है, यानी कि रिएक्शन हो चुकी है। तो ये भी एक तरीका है आपको रिएक्शन की पता लगाने का। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपसे बातें की अलग अलग तरीके से। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैक्स की हम बात करते हैं। तो वैक्स को जब आप जलाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे मोमबत्ती को जब आप जलाते हैं, वैक्स मतलब मोमबत्ती को जलाते हैं आप लोग, तो उसको हीट कर रहे हैं मतलब किससे रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से आप रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ देर बाद वो मोमबत्ती खत्म हो जाती है, तो कहां चली जाती है, वो सॉलिड जो वैक्स था आपका, सॉलिड जो मोमबत्ती थी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए गैस में कन्वर्ट होती गई, लाइट एंड गैस में कन्वर्ट होती गई, और कुछ टाइम बाद वो मोमबत्ती खत्म हो जाती है। तो ये कैसी रिएक्शन है, चेंज इन स्टेट। तो मैंने आपको 5 तरीके बताए। अब मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे रिएक्शन जब होगी आपको कैसे पता लगेगा। या तो उसमें से कोई गैस निकलेगी, दो सब्सटेंस को मिलाने से, या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब हम मिलाएंगे, रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे, तो उससे गैस निकलेगी। तो या फिर उसमें कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट मतलब उसमें नीचे से कोई चीज एक्स्ट्रा रह जाएगी। प्रेसिपिटेट के बनने के अलावा उसमें क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, जो आपका सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। यानी या तो एक्सोथर्मिक, या तो टेम्परेचर को ले लेगा अंदर, यानी कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, और ये फिर टेम्परेचर को बाहर छोड़ देगा, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगला उसकी स्टेट में चेंज हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होंगे, जो आपके सब्सटेंस थे, वो किसी दूसरी अवस्था में, दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो 5 तरीके होते हैं जिनसे आप रिएक्शन के होने का पता लगा सकते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा आज का वीडियो था, पहला वीडियो था। इस वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको देने की कोशिश की
आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो आगे तैयारियां कर रहे हैं। क्लास 11 12 के स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है और आगे भी हम ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बुक में ये इस टॉपिक पर एक बार पढ़ना है, आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दूसरी बात, आपके जो मित्र हैं, जो आप और मित्र भी घर पर आज बैठे हुए हैं आजकल, तो उनको उन तक भी इस चीज को पहुंचाना है, इस वीडियो को पहुंचाना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो पहुंचती है तो बिल्कुल और अच्छी वीडियोस हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और आप घर पर बैठ करके ही वो सारी स्टडी कर पाएंगे जो आपने स्कूल में करनी थी, वो सारे कंसेप्ट हम आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।